पीछे बंद कर, क्या बोले? इनकम टैक्स का आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। कल के क्लास में इंट्रोडक्शन देखे कि टैक्स क्या है और कितने प्रकार का है, टैक्स का रेट क्या है, स्लैब हम लोग पूरा देख लिए। आज हम लोग उसके आगे देख रहे हैं टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि आज़ादी के बाद पहला इनकम टैक्स एक्ट बना और अभी तक चल भी रहा है। इसमें अमेंडमेंट हर साल होता है, हर साल संशोधन होता है, लेकिन जब बड़े अमेंडमेंट होते हैं उसको माना जाता है, बाकी छोटे अमेंडमेंट को माना नहीं जाता क्योंकि हर साल होता है। बोलता है आयकर अधिनियम का क्षेत्र कहाँ कहाँ लागू होगा आयकर अधिनियम, तो बोलता है कि आयकर अधिनियम 1961 पूरे भारत में लागू होगा, लेकिन जम्मू तथा कश्मीर राज्य सहित है, यहाँ छोड़ के नहीं। हमेशा जम्मू कश्मीर को छोड़ के कानून होता है, यहाँ बोलता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के साथ है, लेकिन यहाँ ये अधिनियम 1 अप्रैल 1990 से देखिए कहाँ लगने लगा, सिक्किम में। इसका मतलब इससे पहले सिक्किम में नहीं लग रहा था, जो कल के क्लास में हम बता रहे थे। 1 अप्रैल 1990 से सिक्किम में भी। इसका मतलब अब ये माना जाएगा कि एट प्रेजेंट टाइम इनकम टैक्स एक्ट पूरे भारत में लगता है, जम्मू कश्मीर में भी और सिक्किम में भी। पूरे भारत में कहीं भी आप कमाइएगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बोलता है कितने हेड हैं, जितने तरह से इनकम आते हैं, जितने सोर्सेज ऑफ इनकम है लोगों का, उस सोर्स ऑफ इनकम को कितने हेड में बांटा गया, तो 5 हेड में बांटा गया। पहला हेड का नाम क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इन प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 हेड हैं जिसमें एक व्यक्ति के इनकम को क्लासीफाई किया गया, बांटा गया। इसमें तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को यही पढ़ना है। ये 5 हेड ही आपके सिलेबस में दिया, तो 5 हेड तो वहाँ हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सैलरी इनकम क्या होता है। अच्छा, असेसमेंट ईयर ये हम लोग देख चुके हैं कि असेसमेंट ईयर कितने साल का होता है, 12 महीने का एक पीरियड होता है, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति अपने इनकम कमाए, पिछले साल कमाए हुए इनकम पर टैक्स भरता है, और जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को, है ना। और उसके नीचे है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, वैसा वर्ष, ये भी 12 महीना या उससे कम का एक अवधि होता है, एक अवधि हो सकता है जिसमें एक व्यक्ति अपना इनकम कमाता है, उसको हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं। ये भी 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। इसको फिनेंशियल ईयर बोलिए या अकाउंटिंग ईयर बोलिए, इसी को हम लोग बोलते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च को। अब बोला प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ये तो हम लोग को वही चीज़ है, ये सेम चीज़ है, ये आप लोगों को पढ़ लीजिएगा। गत वर्ष एग्जाम्पल दिया है कि अगर 22-23 हमारा असेसमेंट है तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 21-22 होगा। ये तो हम लोग देख चुके हैं। अब ये देखिए, आय के प्रत्येक स्रोत के लिए वित्तीय वर्ष ही गत वर्ष होगा। बोलता है प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 1987 के अनुसार अब कोई भी करदाता अलग अलग गत वर्ष नहीं रख सकता। मतलब अगर मान लीजिए जैसे ऐसा मामला कब आता है ना, कि पिछले साल हम कमाए, उससे पहले साल का कोई इनकम रिसीव हुआ, उसके पहले साल का कोई इनकम रिसीव हुआ, तो बोलता है सारे के लिए अलग अलग प्रीवियस ईयर नहीं होगा, सब मिला के प्रीवियस ईयर एक ही होगा, एक ही मानेंगे। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में, सरकार बोली थी कि सैलरी इन्हांस करेंगे, बढ़ाएंगे हम, और या तो सैलरी बढ़ा दी, बहुत मुश्किल करने के बाद, पूरा आंदोलन करने के बाद सैलरी बढ़ाई, लेकिन सरकार एक अच्छा बात बताई कि ये जो बढ़ा हुआ सैलरी है वो पीछे 3 साल पहले से लागू होता है, 3 साल पहले से। अब बताइए अभी चल रहा है कौन सा, अभी चल रहा है 2022-23, तो बोलता है 22-23 नहीं, आपको 19-20 से मिलेगा। मान लीजिए बोल दिया तो 19-20 से मिलेगा, तो उसका तो हम टैक्स दे चुके हैं, पैसा भी सैलरी का ले लिए, टैक्स भी दे दिए। अब वो सैलरी बढ़ा के आज आप दे रहे हैं 3000 रुपये, मान लिए बढ़ा या 5000 बढ़ा, तो जितना पैसा बढ़ के मिलेगा उसका टैक्स कौन साल में देंगे, वो तो 19-20 का मेरा मिल रहा है। भले हम रिसीव आज कर रहे हैं, लेकिन वो मिल रहा है कब, 19-20 का। तो 19-20 का पैसा आज मिलेगा तो टैक्स कब देंगे, तो पहले होता था कि नहीं, प्रीवियस ईयर अलग अलग मानिए, टैक्स आज ही देंगे लेकिन अलग अलग प्रीवियस ईयर में देंगे। अब बोलता है ऐसा कुछ नहीं करना, सबको एक मानना है, बस पिछले साल का इनकम मानेंगे, क्योंकि रिसीव जब की हो, हम लोग जानते हैं कि एक्रूड और रिसिव्ड विच एवर इज अर्लियर, टैक्स उसी पर पेबल होता है। आप कमाए और रिसीव किए, जो दोनों में पहले होगा टैक्स उसी पर पेबल होगा। अब बताइए यहाँ पे एक्रूड कब किए थे, नहीं 19-20 में एक्रूड कहाँ, सरकार जब नहीं बोलती तब एक्रूड कर लिए थे। आप तो बेसिक सैलरी पर ध्यान दे रहे थे, जिस दिन डिसीजन हुआ, जजमेंट हुआ, उस दिन आप एक्रूड कर लिए। जजमेंट आपके फेवर में आ गया तब ना आप कमाएं, जजमेंट आपके फेवर में नहीं आता तब कमा लेते। तो इसलिए बोलता है कि जब जजमेंट आपके फेवर में आए उस समय कमाए, और रिसीव हुआ, दोनों में जो भी पहले होगा उसी साल हम लोग टैक्स ले लेंगे। तो बोलता है कि अलग अलग प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब एक ही प्रीवियस ईयर होता है। पिछले साल को प्रीवियस ईयर, जिस साल कमा रहे हैं, और जिस साल उसका टैक्स देना उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। वही है सेपरेट अकाउंटिंग ईयर। सब लोगों को अपना अलग अलग हिसाब किताब वर्ष रखना बंद कर दिया गया सरकार की तरफ से, और सबको बोला गया कि कब रखना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। वो सिस्टम नहीं कि मेरा बर्थडे है सर, हम तो उसी दिन हिसाब बंद करेंगे, वो सब सिस्टम पुराना था। अब सब सारे लोगों को देखिए, यहाँ लिखा है
बहुत लोग धार्मिक भावना से, मिस्टर रवि अपने बही खाते धार्मिक भावना से प्रेरित होकर दीपावली और दशहरा में रखते हैं, वो सब सिस्टम ख़त्म हो गया कि सर हम दीपावली इसमें स्टार्ट करेंगे और दीपावली में हम बंद करेंगे, हम लक्ष्मी माता के परम भक्त हैं, हम चाहते हैं कि इसी दिन खाता बंद करें शुरू करें। वही होता है आज भी छोटे बिजनेस देखिएगा, दीपावली के दिन अपना पूरा लाल कलर का डायरी श्री गणेशाय नमः से शुरू होंगे और फिर दीपावली में चेंज करेंगे वो। तो वो सिस्टम यहाँ सरकार बोलती है वो सब बंद कीजिए, आप रखिए अपना, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। टैक्स फाइल करने के लिए हम वो दीपावली से दीपावली, दशहरा से दशहरा और आपके बर्थडे से बर्थडे हम नहीं देखेंगे, सबको 31 मार्च को ही बंद करना होगा। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आप टैक्स पेयर के लिस्ट में आते हैं तो आप वही 31। तो बोलता है जितने अकाउंटिंग ईयर थे, एक से एक अकाउंटिंग ईयर सब लोग अपने मन से बना दिया था, सरकार बोली सब बंद करो और एक अकाउंटिंग ईयर होगा। वही यहाँ लिखा है कि सेपरेट अकाउंटिंग ईयर का सिस्टम खत्म हो गया, अब हो गया सिंगल अकाउंटिंग ईयर, जो कब से कब तक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अच्छा बोले वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुए नए व्यापार या पेशों के लिए गत वर्ष क्या होगा, इसी साल स्टार्ट किए तो प्रीवियस ईयर क्या होगा। तो अगर इस साल ऐसा हुआ है तो बोलता यदि कोई करदाता कोई नया व्यापार या व्यवसाय वित्तीय वर्ष के मध्य में बीच में किसी भी दिन प्रारंभ करता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम गत वर्ष की अवधि व्यापार या पेशे के शुरू होने वाली तिथि से आगामी 31 मार्च तक मानी जाएगी। ये हम लोग भी जानते हैं, अगर आज शुरू करेंगे तो आज से 31 मार्च तक जो होगा वही ना होगा प्रीवियस ईयर। 5 महीना अगर पीरियड है तो 5 महीना का प्रीवियस होगा। जब कल भी बता रहे थे उस व्यक्ति का कि जॉब में चला जाता है तो कितना होगा। आय के किसी नए स्रोत के लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा, बोलता आय के किसी नए स्रोत के, वही सेम चीज़ है, ये भी सेम चीज़ है जो ऊपर वाला दिया हुआ है। अप्रकट और अस्पष्ट धनराशि के लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा, अनएक्सप्लेन्ड और अनडिस्क्लोज इन मनी, ऐसा मनी जिसको दिखाया नहीं गया था, अचानक पकड़ा गया, जो कोई डिस्क्लोज नहीं किया था, जिसको ब्लैक मनी बोलते हैं, सिंपल बोल सकते हैं। अब बताइए चुनाव का समय पता चला कि गाड़ी से पूरा वैन में पूरा पैसा भर के ले जा रहा है और यहाँ डिक्सी मोड में पकड़ा जाए तो उस इनकम को क्या बोलेंगे। अब किसका इनकम है पता ही नहीं चल रहा है, कोई बोलने को तैयार है। ड्राइवर बोलता है हमको मालूम नहीं सर, हमको 3000 मिला था, बोला गया था गाड़ी भरी पहुँचा दो, हम तो गरीब आदमी, हमको लगा कि चलो पहुँचा देंगे 3000 मिल जाएगा, हमको मालूम ही नहीं गाड़ी में क्या है। अरे किसका पैसा हमको नहीं मालूम। तो बताइए अनडिस्क्लोज इनकम, या तो आप ही के घर में पकड़ा है, छापा मारी हुई और इनकम पकड़ा गया और आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे उसको, मतलब उसको सरकार को नहीं बताए थे कि मेरे पास ये भी है, वो छापा मारी हुआ तब पता चला कि ये भी है, जैसे पूजा सिंघल जी का हुआ। अनडिस्क्लोज इनकम, घर में उतना पैसा है क्या है, डिस्क्लोज किए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो नहीं किए, तो ऐसे इनकम को के ऊपर क्या बोल रहा है। तो इसके लिए गत वर्ष कौन होगा, तो बोलता है किसी व्यक्ति के खाते में कोई ऐसी धनराशि आयकर अधिकारी द्वारा पाई जाती है जिसका वह व्यक्ति संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है तो इसे अप्रकट या अस्पष्ट धनराशि कहते हैं। तो उस अधिकारी द्वारा उस अस्पष्ट धन को उस व्यक्ति की आय मान ली जाती है, वो तो हम लोग जानते हैं। इस आय के लिए गत वर्ष वही होगा जो उस व्यवसाय का है जिसके खाते में जमा राशि पाई गई। मतलब अगर हमारे खाते में पाई गई है तो हमारे लिए पिछले साल ही प्रीवियस ईयर माना जाएगा और हमारे इनकम को मान के, हमारा इनकम मान के उसको टैक्स लगा दिया जाए। यानी ऐसा डिस्क्लोज इनकम या ब्लैक मनी जिसके बारे में आप स्पष्ट रूप से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बता पाते हैं, उसी को ब्लैक बोलते हैं। जिसको स्पष्ट बता दीजिएगा कि सर यहाँ से पैसा आया, तो वहाँ ब्लैक होने का सवाल ही नहीं। ठीक है, उसमें मेरे से गलती हुई कि हम इसको समझ पाए कि इनकम नहीं है, जैसे वह गलती मांग लेता है, सर सॉरी हम नहीं समझ पाए, हमको लगा कि ये इनकम नहीं इसलिए इसको इग्नोर कर दिया, माफ़ी मांग लेता है और बोलता है अब ले लीजिए टैक्स। लेकिन अगर आप संतोषजनक टिप्पणी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सामने वाले को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे कि इनकम आया कहाँ से, तो बोलता है उस व्यक्ति का प्रीवियस ईयर मान के, मतलब उसी व्यक्ति का इनकम मान के उसको टैक्स लगा दिया जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। अच्छा, वो ब्लैक मनी जब गाड़ी में पकड़ाएगा तो अच्छा बताइए, अगर ऐसा केस हो कि ब्लैक मनी गाड़ी में पकड़ाएगा तो ऐसे केस में ड्राइवर का ही इनकम मान के टैक्स लगा दिया जाएगा। बेचारा ड्राइवर भी लपेटे में जाएगा, छूटेगा नहीं। और जो इनकम है, जितना पैसा पकड़ा है, अगर कोई व्यक्ति उसको डिस्क्लोज कर दिया कि ये मेरा है, तो टैक्स लग के बाकी पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है, टैक्स लगेगा, फाइन लगेगा, पेनाल्टी जिसको बोलते हैं, बाकी पैसा वापस हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति उसको डिस्क्लोज नहीं कर पाया, जवाब नहीं दे पाया सही से, तो उसका पैसा चला जाएगा, सारा पैसा जब्त हो जाएगा और ड्राइवर का इनकम मान के क्या लगा दिया जाएगा, टैक्स लगा दिया। और टैक्स पेनाल्टी मिला के 80-90% हो जाता है। अभी के समय में टैक्स और पेनाल्टी मिला के 90% पैसा चला जाएगा और 10% पैसा बचेगा। तो 10% के लिए चेहरा सामने करना है तो करिए, उसके बाद केस भी चलेगा। तो लोगों को लगता है कि काहे का फेस आगे करना, 10% पैसा बचबे करेगा, उसे छोड़ दो, तो इसलिए छोड़ देता है लोग। आप नोटबंदी में देखिए बहुत सारे लोग सरेंडर किए पैसा, सरकार ये पॉलिसी बनाई थी कभी हम किसी पर केस नहीं करेंगे, तुम सरेंडर कर सकते हो भैया, तुम आओ बोलो माँ सर गलती होगी हमसे, मन में पाप बैठ गया था, गलत हो गया। भगवान के सामने कैसे सर आदमी माफ़ी मांगता है, तो माफ़ी मांग लो, हम केस नहीं करेंगे, हम पैसा सिर्फ आप हमको दे दो, हम केस नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग लिए इसका फ़ायदा,
कुछ लोग नहीं ले पाए, पता नहीं अंदर डर था क्या था, उनको लास्ट में नोट जलाना पड़ा, नदी में बहाना पड़ा, फेंक देना पड़ा रास्ते में, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो दिखाएंगे तो फंसेंगे और नहीं दिखाएंगे तो अंदर अंदर घुटेंगे। तो उनको लगा कि अंदर घुटने से फ़ायदा है, घुटना ही अच्छा है कि जला दो, आग लगा दो भैया, अंदर ही अंदर थोड़ा दर्द होगा, रो लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जला देने में फ़ायदा है। क्योंकि सरकार को पता चल गया तो 90% पैसा सरकार ले लेगी, और उसमें 90% का स्कीम नहीं था, उसमें कम ले रही थी सरकार, कुछ पैसा रिफंड भी कर दे रही थी। ठीक है भैया, मेहनत तुम ही किए हो, अरे चोरी करके कमाए तो मेहनत तुम ही किया भैया, तो ले लो, तुम्हारे भी पैसा कुछ बनता है। तो ये डिस्क्लोज करने का रहेगा। अब देखिए कुछ जगह पे गत वर्ष के सामान्य नियम के अपवाद, कुछ एक्सेप्शन है जहाँ प्रीवियस ईयर, ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर थोड़ा अजीब अजीब हो जाएगा। हम लोग सोच रहे हैं कि प्रीवियस ईयर तो पिछला साल होगा। अब बताइए क्या बोला है, अनिवासी को समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से है। अच्छा, कोई समुद्री जहाज अमेरिका से भारत आ रहा है, कोई समुद्री जहाज अमेरिका से भारत आ रहा है और कहीं जनरेट कर लिया किसी देश के बॉर्डर में कोई इनकम, तो देश वाला क्या बोलेगा कि ठीक है अगले साल आके टैक्स दे देना। क्या बोलेगा कि अरे ये तो प्रीवियस ईयर है भैया, हम तो टैक्स असेसमेंट में न देंगे, तो अगले बार जब आएंगे ना तो टैक्स दे देंगे। गाड़ी वाला को छोड़ देता है वो एजेंट कि अच्छा वापस आएंगे तो दे देंगे, बोलता अभी दे के जाओ। तुम वापस आएगा नहीं आएगा वो सब हम नहीं जानते, पैसा दे के जाओ। तो ऐसे में प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा अपवाद है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर नहीं लगता है। अच्छा, भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की है, भाग रहा है यहाँ से सीधा, अब बोल रहा है कि अभी तो प्रीवियस ईयर चल रहा है। अब मान लीजिए हम 22-23 में कमा रहे हैं, तो अभी भाग रहे हैं यहाँ से करोड़ों लेके, ठीक है, विजय माल्या जैसा आदमी, नीरव मोदी जैसा आदमी, तो बोलेगा सर अभी हमको कैसे रोक लिया आप टैक्स में, कैसे आप रोक लिए, टैक्स हमको असेसमेंट में देना, अभी प्रीवियस चल रहा है, मेरा 31 मार्च खत्म होगा तब ना हम टैक्स देंगे। तो भारत सरकार बोले ठीक है जाओ 31 मार्च के बाद आके दे देना। ऐसा होता है क्या? जो छोड़ के जा रहा है भारत, इसका मतलब भाग रहा है। अब भाग रहा है उस आदमी से, भैया वो कोई प्रीवियस कोई असेसमेंट नहीं, टैक्स दे के जाओ, जो पैसा दे के जाना दे के जाओ, जो तुम्हारा बनता है। परमानेंट भी छोड़ के जाता है, कुछ भगोड़े हो जाते। किसी विशिष्ट प्रायोजन हेतु व्यक्तियों का संघर्ष, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, और कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो वहाँ भी प्रीवियस ईयर करंट ईयर को ही मान लिया जाता है। कर बचाने के उद्देश्य से संपत्ति का हस्तांतरण, अगर आप टैक्स बचाने के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉपर्टी को 31 मार्च से पहले, तो उसी साल प्रीवियस ईयर मान के टैक्स लगा दिया जाता है। और व्यापार और पैसे बंद होने की स्थिति में, बिजनेस बंद हो रहा है तो बंद हो रहा है तो टैक्स दीजिएगा ना। अब इंतजार करते रहे कि असेसमेंट ईयर आएगा तब टैक्स दीजिएगा, जहाज धंधा बंद हो रहा है हमको दीजिए। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, प्रीवियस ईयर के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं, करंट ईयर को ही प्रीवियस ईयर मान के और हम लोग टैक्स लगा लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? याद रहेगा सबको? इस पे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर नहीं चलता है। इसमें क्या बोल रहा है कि करंट ईयर को ही प्रीवियस ईयर मानेंगे और करंट ईयर को ही असेसमेंट ईयर मानेंगे। अभी कभी दो और भैया जाओ, उसी को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको आराम से पढ़िए। अब बोल रहा है पर्सन कौन है? व्यक्ति। सुनने में तो लगता है कि हम ही लोग व्यक्ति, इंसान, लेकिन नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर्सन का डेफिनेशन अलग तरीके से दिया है, उसके अकॉर्डिंग पर्सन ये है। देखिए कौन कौन से इसमें शामिल है। बोलता है कि आयकर अधिनियम की धारा 2 उपधारा 31, याद रखिएगा, सेक्शन पूछ देगा कोई ठिकाना नहीं है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अनुसार व्यक्ति शब्द में निम्न को शामिल किया गया। पहला एक इंडिविजुअल, जैसे राम, मोहन, सोहन, गणेश। दूसरा क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF जिसको बोलते हैं। उसके बाद कंपनी भी पर्सन होता है। ये सब क्या है? ये नेचुरल पर्सन है, ये जो है नेचुरल पर्सन है। ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो याद रखना है कि पर्सन के अंदर इंडिविजुअल आएगा, दूसरा कौन आएगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आएगा, तीसरा कौन आएगा? कंपनी आएगा, फॉर्म आएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन आएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आएगा, लोकल बॉडी आएगा, और आर्टिफिशियल, देखिए यही आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। लोकल बॉडी में जिला परिषद, वही देखिए आप, नगर पालिका, जिला परिषद, ये सब आता है लोकल बॉडीज़ में। मतलब 3 तरह की सरकारी होती है लोकल बॉडी में। लोकल गवर्नमेंट आता है, और एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। तो लोकल बॉडी की गवर्नमेंट यही सब है। और कोई भी कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, देखिए कल इसके बारे में हम बता रहे थे कि अगर जुडिशरी किसी को डिसाइड कर लेता है कि वो पर्सन है, तो पर्सन है। देश का जुडिशरी अगर डिसाइड कर दे, देश की न्यायपालिका अगर डिसाइड कर दे, निर्णय कर दे कि ये व्यक्ति को, इसको हम व्यक्ति मानेंगे, तो व्यक्ति उसको मानेंगे, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब एक करके सबके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए व्यक्ति तो सब जानते हैं, व्यक्ति तो सब जानते हैं। चलिए अब उसके बाद क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है व्यक्ति का अर्थ केवल नेचुरल पर्सन और मानव से, नेचुरल पर्सन बस, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन इसमें आ जाएगा, किधर? कंपनी वगैरह में, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। HUF
बोलता है एक हिंदू अविभाजित परिवार को एक समान पूर्वज के वंशक और उनकी पत्नियों लिखना चाहिए, वहाँ पालियों लिखा दिया, उनकी पत्नी और अविवाहित पुत्रियों को सम्मिलित करते हुए बनाया जाता है। यहाँ थोड़ा पत्नियों लिख दीजिएगा, पालियों लिखा गया गलती से, पत्नी होना चाहिए। यानी कौन कौन व्यक्ति एचयूएफ का मेंबर होगा, तो एक व्यक्ति, लेकिन वो व्यक्ति किससे होना चाहिए, एक समान पूर्वज के वंशज होने चाहिए, वही एचयूएफ के मेंबर होंगे। जैसे अगर हम मान लीजिए कि धीरू भाई अंबानी के या मुकेश अंबानी के या धीरू भाई अंबानी के पूर्वज वाले लोग हैं, उनके खानदान वाले लोग हैं, तो जो उनका रियल वाला पूर्वज है ना वही सब होगा। अगर किसी को गोद लिए तो भैया वो नहीं आएगा इसमें, जो रियल व्यक्ति है उसके घर का वही है। जैसे हमारे खानदान का जो रियल है वो मेरे सारे प्रॉपर्टी का मालिक जो है, हिस्सेदार है, मालिक है, जितना उसका शेयर बनेगा उसका। तो एचयूएफ के अंदर बोलता है एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो उसके वंशज हैं केवल वही लोग आएंगे, वो लोग आएंगे, उनकी पत्नियाँ आएंगी और उनकी अविवाहित पुत्रियाँ आएंगी। ठीक है, और शादी विवाह हो गया तो भैया इनका यहाँ से रिश्ता नाता खत्म हो गया एचयूएफ के लिए। बाकी प्रॉपर्टी में हिस्सा है, नया कानून आ गया कि प्रॉपर्टी में भी हिस्सा है, बट एचयूएफ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको इग्नोर कर देता है कि जब शादी विवाह हो गया तो वो सेपरेट हो गई। वो तब तक इनके संरक्षण में रह रही थी, तो इनके संरक्षण में रह रही थी तो उनके नाम पर एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जैसे उनकी शादी विवाह हो जाती तो वो फिर अपने पति के साथ चली जाती और यहाँ पे उनका एचयूएफ उधर चलेगा। अब क्योंकि वो किसी की क्या बन जाएगी, पत्नी, तो वो एचयूएफ दूसरे वाले के साथ हो जाएगी। आगे क्या है, कंपनी तो जान ही रहे। अच्छा, कंपनी भी भारत का नागरिक अगर है, भारतीय कंपनी है या विदेशी कंपनी है या कोई भी कंपनी है, अब भारत में वो टैक्स देगी कि नहीं देगी ये डिपेंड करता है रेसिडेंस के ऊपर। किसके ऊपर, रेसिडेंस के ऊपर। लेकिन कंपनी को भी पर्सन माना जाता है, फर्म को भी पर्सन माना जाता है, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। पार्टनरशिप फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म को भी क्या माना जाता है, पर्सन माना जाता है, व्यक्ति माना जाता है। उसके बाद आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 से ज़्यादा लोग बोला, जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी समान उद्देश्य या अथवा कार्य के लिए एक साथ कार्य करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो अगर ऐसा कहीं है और वहाँ से कोई इनकम जनरेट करा तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। क्या मान के टैक्स देंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलता है समूह से आशय प्राकृतिक व्यक्ति, यानी व्यक्तियों के ऐसे समूह से जो किसी समान उद्देश्य अथवा कार्य के लिए एक साथ चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा ध्यान, इसमें सिर्फ नेचुरल पर्सन जुड़ेंगे तो बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कंपनी भी और आदमी भी दोनों अगर जुड़ जाएगा तो बन जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। स्थानीय निगम तो जान रहे हैं, नगर पालिका, जिला बोर्ड, बंदरगाह परिषद, नगर परिषद इत्यादि इसके अंदर आता है, ये भी पर्सन के अंदर शामिल होता है। और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, ये पर्सन नहीं है लेकिन इसको जुडिशरी बोलता है कि नहीं, पर्सन आपको मानना पड़ेगा, पर्सन है ये। देखिए कौन कौन इसमें आएगा, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के लोक निगम जो कि किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत बने हो एवं एक न्यायिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए मूर्तियाँ, विश्वविद्यालय, बार काउंसिल, ये सब इसमें आएगा। देखिए ये सब पर्सन है। ICI, ICSI है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन माना। अब बोलेगा हम तो व्यक्ति नहीं, हम तो सरकार द्वारा बनाए गए एक बोर्ड है। भैया सरकार अगर निर्मित की है IC, देखिए दुनिया में, भारत में जितना टैक्स अकाउंटिंग का जितना रूल्स बनाता है वो ICI बनाता है, इसको भी पर्सन मान लिया, बोला तुमसे भी टैक्स लेंगे, तुम भी कमाते हो। उसी तरह CMA वाले से चैप्टर से लेता है, उसी तरह से ICSI से लेता है, उसी तरह मूर्तियाँ से लेता है, उसी तरह विश्वविद्यालय से सबसे लेता है। आप ये नहीं बोल सकते कि हम पर्सन ही नहीं हैं, उसको जुडिशियल पर्सन बोलते हैं, उसको जुडिशरी पर्सन दिया है। एग्जाम्पल्स में देखिए कितने लोगों को जुडिशरी पर्सन बनाया। सो देश का सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इसको पर्सन मानो और इससे टैक्स लो, कमाई कर रहे हैं। पहला गैलेक्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, A&B कंपनी, सब केस गया है, उसका नाम दिया। पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली विश्वविद्यालय, और बताइए, बोलता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, क्या MCD। सर झारखंड के बजट के बराबर ये लोग का बजट है, झारखंड के बजट के अप्रोक्सीमेट ये लोग का बजट है। और दिल्ली का हो ना हो, मुंबई का तो श्योर है। मुंबई का तो ऐसा बजट है कि कितने राज्य का बजट उतना नहीं है, उतना पैसा है नगर निगम के पास। पूरा मुंबई में कितना कलेक्शन होता है सोचिए ना। ये छोटा सा हजारीबाग है, सो छोटा छोटा टैक्सेस लेके एक एक घर से और एक एक ट्यूशन वाले से, एक एक बिजनेसमैन से जो टैक्स, और बढ़िया से टैक्स नहीं ले रहा है अभी भी, बढ़िया से टैक्स लेने लगे एक एक चीज़ के ऊपर तो रिवेन्यू आएगा, अनाप शनाप रिवेन्यू आएगा। और सोचिए कि मुंबई वाले का क्या हाल है, अच्छा खासा रिवेन्यू, तो कमा रहे हो भैया तो टैक्स दो। टैक्स नहीं दोगे तो तुम ऑडिट नहीं कराओगे,
ऑडिट नहीं कराओगे तो तुम्हारा घपला पता नहीं चलेगा, किधर पैसा ले जा रहे हो किधर नहीं, करोड़ों का करोड़ पैसा आ रहा है, किधर जा रहा है किधर आ रहा है पता नहीं चल रहा है। तो आप पूरा ऑडिट कराइए, ऑडिट करा के टैक्स दीजिए, कोई दिक्कत है। अब बोलता है एसईसी क्या होता है, करदाता। तो आप सब जानते हैं जो व्यक्ति टैक्स देता है उसको क्या बोलते हैं, एसईसी। जो व्यक्ति टैक्स देता है, जो कमाएगा जो टैक्स देगा एसईसी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एसईसी चेंज हो जाता है। एसईसी क्या होता है, चेंज हो जाता है। जो व्यक्ति, जैसे हम कमा रहे पूरे साल भर तो हम एसईसी हैं, अगले साल हम टैक्स पे करेंगे। तो बोलता है कि आयकर अधिनियम की धारा 2 उपधारा 7 के अनुसार करदाता शब्द में निम्नलिखित को शामिल किया गया है। पहला, वह व्यक्ति जिसके द्वारा आयकर देना है। वह व्यक्ति जिसके द्वारा कर के अतिरिक्त अन्य राशि, जैसे पेनाल्टी लग गया, फाइन लग गया तो हम ही ना भरेंगे, टैक्स हमको भरना तो फाइन हम ही भरेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसकी आय पर आयकर लगाने की कार्रवाई आरंभ की कर दी। अब हमारे इनकम पर इनकम टैक्स लगाने का जो है प्रोसेस शुरू कर दिया गया, हो सकता है हम नहीं दिए होंगे, उसके कारण तो हम भी मानेंगे। अब जैसे छिपा रहे थे इनकम, पकड़ा गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स लगाना शुरू कर दिया, तो भी हम एसईसी बनाएंगे। पेनाल्टी हमसे मांग रहा है तो भी एसएलसी। अब जैसे हो सकता है कि हम अभी टैक्स फाइल कर दिए, हमको लगा कि हम अपने हिसाब से सही किए, और 3 महीने बाद मेरा असेसमेंट हुआ, और 3 महीने बाद हमको टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज दिया कि आप गलत फाइल किए, पेनाल्टी लगेगा 6000 रुपया। तो उस समय जिसमें 3 महीने बाद पेनाल्टी हम दे रहे होंगे, उसमें हम क्या कराएंगे, टैक्स तो हम दे चुके हैं, बाद में हम 3 महीने बाद पेनाल्टी दे रहे हैं तो उसमें हम क्या कराएंगे, उसमें भी हम एसईसी ही कराएंगे ना। टैक्स दे रहे हैं भैया तो पेनाल्टी भी देंगे तो एसईसी हो, टैक्स देंगे तो एसईसी हो। और कभी अगर कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं कर पाए, छिपा कर रखे थे और पकड़ा गया, तो उसमें अगर इनकम टैक्स लगाने की कार्रवाई शुरू हो गई तो भी हम एसईसी कराएंगे। जैसे अभी जो बताए थे कि गाड़ी में नोट लेके कोई जाए और पकड़ा जाए तो यही व्यक्ति को एसईसी मान लेंगे कि तू ही है एसईसी भैया, तू ड्राइवर है तो तुम्ही को लपेटेंगे, तुम्ही को एसईसी मान के टैक्स लेंगे। आगे क्या है, माना हुआ करदाता। ये क्या, कौन होता है माना हुआ करदाता, डीम्ड एसईसी। अच्छा एक बात बताइए कि कोई व्यक्ति 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 31 मार्च में 1 अप्रैल से फरवरी तक खूब कमाया 11 महीने तक, अब फरवरी लास्ट में डेथ कर गया, अच्छा खासा 40-50 लाख रुपए का जनरेशन किया, बड़ा बिजनेसमैन था, 40-50 लाख कमाया वो अपने से, और एकदम फरवरी लास्ट में डेथ कर गया, तो टैक्स कौन देगा। 1 अप्रैल से एकदम लास्ट फरवरी तक खूब कमाया, 40 लाख रुपया कमाया वो व्यक्ति अकेले, और एकदम लास्ट फरवरी में डेथ कर गया। सवाल है टैक्स कौन देगा 31 मार्च के बाद, उस दिन तो कोई नहीं आएगा, 31 मार्च के बाद उसका इनकम पर टैक्स कौन देगा। अब इनकम टैक्स ऑफिसर जाएगा कि टैक्स दो, बोला सर एसईसी ऊपर जा चुके हैं, अगर लेना है तो वहीं चल जाइए, क्या करेगा, बोले अच्छा वहाँ जाने की ज़रूरत है जी। सिंपल बोलेगा कि हम आपको, आप कौन हैं कि हम बेटा हैं उनका, और हम आपको डीम्ड एसईसी मानते हैं, हम मानते हैं कि आप करदाता हैं, और नहीं तो भैया प्रॉपर्टी दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, आप लाइए 40 लाख रुपये, हम डीम्ड एसईसी बन जाएंगे। 30% कटेगा जी, 70% मेरा होगा। पैसा रखिएगा आप और एसईसी ऊपर तो पैसा भी ऊपर, दोनों भेजिए। तो ये ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति इनकम जनरेट कर लेता है और वो नहीं रहता है या कुछ हो जाता है उसको, या उसका पैसा किसी दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र हो जाता है, तो जिसके पास जाता है उसको ज़बरदस्ती माना हुआ करदाता मान के टैक्स देते हैं। कोई दिक्कत है, हम मानेंगे काफ़ी एसईसी हैं। क्या सीज हो जाए, कोई तो लेगा नॉमिनी। अगर कोई नॉमिनी नहीं है किसी व्यक्ति का, हो सकता है कि पूरा फुल फैमिली साफ हो गया और कोई किसी को आसपास वाले को पता ही नहीं चला कि इसका खाते में इतना पैसा भी है, जो उसके सास ससुराल वाले होंगे सब सोचे कि अब चला गया, नहीं ध्यान दिए कि कितना पैसा है, तो ऐसा पैसा जब्त होकर वो सरकार के खजाने में चला जाता है कुछ सालों के बाद। पहले वेट किया जाता है कि कोई तो कुछ दे दे, अब 5 साल 6 साल तक कोई कुछ नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं उस अकाउंट में, तो ये माना जाता है कि अब इसके यहाँ कोई इसका इस अकाउंट का अकाउंट होल्डर, उसको उत्तराधिकारी बोलते हैं या उसको पेरेंट्स बोलते हैं, इस अकाउंट्स का कोई पेरेंट्स नहीं है, तो जो कोई पेरेंट्स नहीं तो इस अकाउंट के पैसे को सरकार के खजाने में डाल दिया जाता है। कोई दिक्कत है। और उसके बाद अगर आप कोई आदमी आया कि सर मेरा पैसा था, तो बहुत मुश्किल है सरकार के खजाने से पैसा वापस लेना, बहुत लंबा है, ले तो लीजिएगा लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है, आप शायद छोड़ दीजिएगा, जितना जूता घिसाएगा छोड़ दीजिएगा, सरकारी विभाग से पैसा ले लेना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए एसईसी में माना हुआ करदाता समझ गए। अच्छा कभी कभी ऐसा भी तो होता है, अगर आपके बच्चे को, आपका बच्चा छोटा सा जन्म लिया है और उसको गिफ्ट कर दिया उसके बर्थडे पर लोग, कोई 10,000 का गिफ्ट कर दिया, सब लोग समृद्ध परिवार वाले आपके हैं, तो कोई 10,000, कोई बोल रहा है 10,000 1 रुपया मेरे तरफ से, कोई कुछ गिफ्ट कर रहा है, कोई कुछ गिफ्ट कर रहा है, चाहे अकाउंट में गिफ्ट कर रहा है चाहे कैश में गिफ्ट कर रहा है, क्या माना जाएगा वो, या इनकम किसका माना जाएगा वो, छोटे बच्चे का।
याद रखिएगा कि एक छोटा बच्चा का इनकम 1500 रुपया तक ईयरली टैक्स फ्री रहता है। 1500 तक अगर उसको मिलता है तो टैक्स फ्री है, लेकिन उसके बाद अगर मिलने लगेगा तो टैक्सेबल है। तो टैक्स कौन देगा? बच्चा। उसका तो पैन कार्ड बना ही नहीं जी। तो देखा जाएगा कि उसके पेरेंट्स में कौन है टैक्स पेयर। अगर पापा टैक्स पेयर हैं तो ये इनकम पापा में लगा, पापा में जोड़ दो और टैक्स ले लो भैया। तो वहाँ पापा को कैसे जोड़ेगा भैया? हम तो कमाए नहीं हैं। तो बोला आप नहीं कमाए, लेकिन हम आपको क्या मानेंगे? डीम्ड एसएससी, माना हुआ करदाता। पैसा आप ही ना रखेगा जी कि बच्चा रखेगा? पैसा आप रखिएगा, आपको टैक्स देना होगा। कोई दिक्कत है? या तो बताइए कि ये पैसा कहाँ से आया, बताइए कि ये पैसा कहाँ से आया। ठीक है। अब ये हम लोगों का नियम है, करने वाला तो करता ही नहीं, वो तो छिपा देगा पैसा कि कितना मिला। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताने जाएंगे? बताइए, किसी के बच्चे को 10,000 रुपये मिला है, कोई टैक्स डिपार्टमेंट को बोलेगा कि मेरे बच्चे को बर्थडे में 10,000 मिला है? चुपचाप छिपा देगा उसको। हाँ, लेकिन अकाउंट में नहीं लेगा। कैश में दे दीजिए, ले लेगा, अकाउंट में नहीं। अकाउंट वाला तो कोई उपाय नहीं, तो लोग छिपा देता है। लेकिन नियम ये कहता है कि उस बच्चे का इनकम 1500 तक एग्जेम्प्टेड होगा। उसके बाद से ज़्यादा जितना इनकम आएगा उसके फैमिली को, इसके पेरेंट्स के इनकम में जोड़ के। देखिए यही वाला लिखा है, मृत व्यक्ति का, मरे हुए व्यक्ति का जो भी एग्जाम्पल है, जो उसका उत्तराधिकारी है। अच्छा, एससीसी इन डिफ़ॉल्ट क्या होता है? एससीसी इन डिफ़ॉल्ट, एससीसी इन डिफ़ॉल्ट चूक का कर देता है। बोलता है जब कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर चुकाने के लिए अपने वैधानिक दायित्व को पूरा नहीं करता है तो वह व्यक्ति चूक में करदाता माना जाता है। जैसे समझिएगा, एक बैंक के मैनेजर की जिम्मेवारी है कि बैंक में जितने लोग काम कर रहे हैं उनका टीडीएस काट के दे सैलरी। अब बैंक में मैनेजर आप हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि बैंक में जितने लोग काम कर रहे हैं उनका टीडीएस काट के सैलरी देंगे। कहीं भी, बैंक में नहीं, कहीं भी अगर कोई मैनेजर है सैलरी काट दे रहा है और टीडीएस काटने का बनता है तो उसकी जिम्मेवारी है कि वो टीडीएस काट के सैलरी दे। अब किया क्या वो गलती? बिना टीडीएस काटे दे दिया। और आपको लगता है कि जब बिना टीडीएस काटे एम्प्लॉय को दे दीजिएगा फिर वापस टीडीएस मांगेगा तो सामने वाला देगा? बोला हम नहीं देंगे, हम देंगे ही नहीं। बोला देना पड़ेगा। बोला सर है ये नहीं पैसा, चलिए घर देख लीजिए। मेरा घर का हालत देखिए, कहाँ से देंगे हम पैसा? सर पैसा ख़त्म हो गया। अब साल भर गलती हो गया मैनेजर से, क्या करेगा? कौन टैक्स भरेगा उसका? वो एम्प्लॉय भरेगा कि मैनेजर भरेगा? हाँ, उसको मैनेजर को एसएससी इन डिफ़ॉल्ट मानेंगे। तुम्हारी गलती के कारण ना मेरा पैसा नहीं आया तो मैनेजर से टैक्स ले लेंगे उतना कि तुम अपना पैसा से दो क्योंकि तुम एसएससी इन डिफ़ॉल्ट हो। देखिए वही कहानी लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ना, सेम कहानी लिखा हुआ है, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। इसलिए मैनेजर बोलता है पहले काट लेंगे भैया तब टीडीएस काटने के बाद ही इनका आपको सैलरी देंगे। टीडीएस काट के और वो जमा करने का ड्यूटी मैनेजर का होता है सरकार के पास। अगर नहीं जमा हुआ था आपके सैलरी से उड़ा लेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं सरकार। क्योंकि किसी आदमी को पैसा दे दीजिए वो रखता है, रखेगा तो सब है, लेकिन उस समय ऐसा गरीबी दिखाने लगेगा कि आप नहीं सकिएगा। बोले मेरे पास कुछ नहीं सर, चलिए घर दिखा देते हैं, इतनी ये है वो है, पूरा करके एकदम स्थिति ख़राब कर देगा, रोना धोना शुरू कर देगा, आप कुछ नहीं कर पाएगा। तो बोलता है हम, सरकार बोलता है हम नहीं जाएंगे उस आदमी से वसूलने, हम तो आपसे वसूलेंगे क्योंकि आपकी ड्यूटी थी। तो आप डिफ़ॉल्ट गलती से आप किए तो आपको आपके इनकम को हम आपकी इनकम से उतना पैसा काट लेंगे। कोई दिक्कत है? अब चलिए देखिए फीचर्स ऑफ इनकम। इनकम का कोई डेफिनेशन इस दुनिया में नहीं है। इनकम का डेफिनेशन तो इनकम टैक्स एक्ट में भी नहीं है, पूरा इनकम टैक्स के कानून में भी इनकम के बारे में कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि इनकम को आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाए। हम लोग जहाँ तक सोचते हैं उससे ज़्यादा इनकम का सोर्स है। कोई जानता था यूट्यूब से भी इनकम कमाता है? कोई जानता था क्रिप्टो करेंसी से इनकम कमाता है? गूगल से इनकम? ये सब सर कुछ सोचा भी नहीं है। बैंक भी पागल हो जाता है, कहाँ से आ रहा है जी, कौन खाता से आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, अजीब अजीब अकाउंट नंबर है, कौन भेज दे रहा है भैया। बैंक परेशान है, सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग तरीके के, तो उसको आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया, ना करेगा, क्योंकि इतना बड़ा सोर्स है, इतने तरीके हैं पैसा कमाने के कि आप उसको परिभाषित नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग कुछ फीचर्स लिखे हैं इनकम के कि कुछ विशेषताएं हैं इनकम की। पहला क्या है? अच्छा ये तो लिखा है फॉर्म्स ऑफ, इसको आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन से इनकम है। जैसे आय की प्राप्ति, रिसिप्ट ऑफ इनकम, इरेगुलर इनकम आता है, रेगुलर इनकम आता है, दो इनकम आता है, कभी कभी आया कभी रेगुलर अपना आते रहा, जैसे सैलरी रेगुलर इनकम है। आय की वैधानिकता भी देखना होगा कि इनकम आ रहा है तो लीगलिटी है कि इलीगल है। अच्छा, इलीगल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है? अगर इलीगल इनकम, लीगल इनकम तो सब जानते हैं, कानूनी आय जो हम कमाते हैं, जैसे हम पढ़ा के आपसे कमा रहे थे मेरे लीगल इनकम है। अब किसी को मर्डर करके 4 लाख का सुपारी लिए थे वो कमाए तो इलीगल इनकम है, गैर कानूनी। तो सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा 4 लाख के ऊपर? हाँ, उसको कुछ मतलब नहीं है कि आप कहाँ से लाते हैं, वो बोलता भैया टैक्स दे देना तू जाओ। अब बाकी तुमको सीआरपीसी देखेगा या आईपीसी सेक्शन में तुमको जेल होगा, फांसी होगी, वो आईपीसी देखेगा, इंडियन पिनल कोड देखेगा। वो मेरा काम थोड़ी, वो मेरा काम नहीं, वो इंडियन पिनल कोड का काम है।
हमारा काम है टैक्स असेसमेंट का। तुम जहाँ से भी कमाया, अच्छा किया कमाया, चलो लाओ मेरा पैसा दे दो, हाँ या नहीं, बाकी हमको कोई लेना देना नहीं, हम तुम्हारे पर केस नहीं डालेंगे। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साफ बोलता है कि आप आय कहीं से कमाएं, आप ईमानदारी से सिर्फ टैक्स देते जाइए, हम आपको कभी कुछ नहीं करेंगे। कम से कम देखिए, ये सब देख रहे हैं क्या करके। अच्छा, धर्मादा, गौशाला, इस सब से प्राप्त आय नहीं होता है, कोई दिक्कत है? यहाँ ये सब पढ़िएगा। चलिए इधर से पढ़ते चले जाते हैं तो ठीक है। अच्छा, तलाक की दशा में न्यायालय द्वारा दिए गए गुजारा भत्ता इनकम कहलाएगा। जैसे किसी का तलाक हो गया और न्यायालय तय किया, कोर्ट तय किया कि पति जो है वो अपनी पत्नी को 10,000 रुपया हर महीना गुजारा भत्ता देगा, ये मेंटेनेंस अलाउंसेस देगा, तो क्या उस व्यक्ति उसकी पत्नी का वो 10,000 इनकम हुआ? नहीं, इसलिए उसका इनकम नहीं मानेंगे। उसके आगे विवादास्पद संपत्ति से आए, इसको इनकम मानेंगे? ऐसा कोई प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड था, मतलब दो भाई लड़ रहा है और उस पर क्या किया, पहले से एक बिल्डिंग बना हुआ था तो उसको रेंट में एक भाई लगा दिया क्योंकि उसके कब्जे में था, तो वो दूसरा भाई केस किया है, एक के कब्जे में एक केस किया है, तो जिसके कब्जे में वो इनकम कमाएगा तो इनकम माना जाएगा, टैक्स लगेगा। उसके नीचे क्या है, परिवार के किसी सदस्य द्वारा बचत करना आय नहीं है। बताइए, हम मान लीजिए कि कोई व्यक्ति या हम अपनी पत्नी को कुछ पैसा दिए कि जाइए घर चलाइए से, और उसी घर चलाने में से कुछ पैसा बचा ले, तो क्या इनकम है? वो इनकम नहीं, सेविंग्स है, और सेविंग कभी इनकम नहीं माना जाता क्योंकि उस इनकम के ऊपर हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, तो दोबारा उस व्यक्ति का इनकम नहीं माना जाएगा। आगे क्या है, गौशाला इत्यादि के रूप में अगर कोई प्राप्त होता है कहीं से कुछ, तो वो इनकम नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ दान और चंदा मिलता है। गौशाला चलेगा तो लोग दान करता है, चंदा देता है। आगे खर्चे के उपरांत की गई बचत आय नहीं है, ये तो हम लोग भी जानते हैं। अब 500 रुपये आपको दिए, खर्चा किया, बाकी बच गया तो इनकम हो गया। इस तरह तो पागल हो जाएगा आदमी, फिर सब उड़ा के आना पड़ेगा मार्केट से। तो बोलता है अगर खर्च किए और कुछ बचा तो वो आय नहीं कहलाएगा। आय का स्वरूप, आय बाहर से दिखाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आय का स्वरूप, आय दो तरीके से मिल सकता है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी आय, अच्छा क्या लगता है इनकम के अंदर किसको करना चाहिए, मॉनेटरी को, नॉन मॉनेटरी को, या दोनों को? दोनों को इनकम मानते हैं। पैसा मिले या नहीं मिले, दोनों इनकम है। ठीक है, पैसा आपको कंपनी नहीं दी, घर दिया ना रहने के लिए, तो वो इनकम नहीं है। अगर घर नहीं देता तो आपको रेंट देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता, तो उसका भी टैक्स लेंगे। कंपनी चढ़ने के लिए गाड़ी दिया ना, उसका भी टैक्स लेंगे। कंपनी बॉडीगार्ड दिया, उसका भी टैक्स लेंगे। घर में खाना बनाने के लिए स्वीपर दिया, गार्डनर दिया, उसके भी साफ़ सफाई करने के लिए स्वीपर दिया, ठीक है, गार्डनर दिया, सबका टैक्स लगेगा भैया, क्योंकि वो कौन सा है, नॉन मॉनेटरी। तो बोलता है मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी, दोनों मिलेगा, दोनों के ऊपर टैक्स लगेगा। दूसरा क्या है, आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए, अपने अंदर से नहीं। पता चले एक पॉकेट से दूसरा पॉकेट में रखे इनकम हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इनकम जब भी मिलना चाहिए बाहर से मिलना चाहिए। उसके बाद क्या है, आय की वैधानिकता। देखिए यहाँ वैधानिक हो, या देखिए क्या लिखा है, आयकर अधिनियम कर लगाने की दृष्टि से कानूनी तथा गैर कानूनी दोनों आय में अंतर नहीं करता। बोलता हमको कोई मतलब नहीं, तुम्हारा इनकम कानूनी है, तुम्हारा इनकम गैर कानूनी है। देखिए यदि कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है या कोई डाका डालकर रुपया कमाता है तो ये आय भी कर योग्य होगी। बोलता कोई दिक्कत नहीं, खून से सने हुए रुपये पर भी हम टैक्स लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे उससे किसी का जान चला गया हो, अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को टैक्स दे दो। अच्छा, नियमित और अनियमित आय जानते हैं आप? एक रेगुलर जो सैलरी के बेस में मिलता है और या प्रॉफिट के बेस में मिलता है, एक इरेगुलर इनकम होता है, कभी आया कभी नहीं आया। आय की प्राप्ति, आय दो तरह से हो सकता है, एक बार में भी मिल सकता है और किस्तों में भी मिल सकता है। आगे क्या है, आय की प्राप्ति या उपार्जित होना, ध्यान दीजिएगा। बोलता है अगर वास्तव में आय प्राप्त हो गया तो टैक्स लगेगा, ये तो सब जानते हैं। पैसा हाथ आ गया तो टैक्स लगेगा, तो दुनिया जानती है। लेकिन पैसा आया नहीं, हम कमाए सिर्फ हैं, तो क्या टैक्स लग जाएगा? बोलता हाँ, आप कमाएंगे, नहीं मिला है फिर भी टैक्स लगेगा, आपको मिल गया है नहीं कमाए तो भी टैक्स लगेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये नियम बोलता है कि रिसिव्ड और अर्नड, एक्रूड और रिसिव्ड विच एवर इज अर्लियर, दोनों में कुछ भी करिए सर टैक्स लग जाएगा। अब जैसे हम कोई कमा लिए इनकम और रिसीव नहीं हुआ है तो भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि जब रिसीव होगा तो हम टैक्स डिपार्टमेंट को फ़ोन करके थोड़ी बोलेंगे कि रिसीव हो गया आ जाइए, हम तो बोलेंगे सर, चुपचाप रहेंगे। तो टैक्स डिपार्टमेंट क्या करे, रोज़ फ़ोन करके पूछते रहेगा सतीश जी रिसीव हुआ? उसके पास उतना फुर्सत नहीं, बोलता हम ले लेंगे टैक्स। अब तुम्हारा अगर रिसीव नहीं हुआ तो एप्लीकेशन लिखो, गैर प्रूफ दो, उसका एविडेंस दे दो कि हमको रिसीव नहीं हुआ, हम डूब गए, तो पैसा रिफंड कर देंगे। लेकिन हम तो अभी टैक्स ले लेंगे। बात समझ गए, टैक्स ले लेंगे क्योंकि उपार्जित होगा, कमा लिए हैं तो भैया टैक्स लेंगे, ये नियम बोलता है। आगे क्या है, वही तलाक वाला भी जो गुजारा भत्ता सेम चीज़ है, मतलब उसी को एक्सप्लेन कर देता है यहाँ। विवादित संपत्ति से आए वही मानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, GTI।
ये आप लोग सब जानते हैं ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। ग्रॉस टोटल इनकम बोलता है एग्रीगेट ऑफ जो 5 हेड इनकम है ना, बोलता है एग्रीगेट ऑफ 5 हेड इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, एक व्यक्ति के सैलरी से कितना इनकम आ रहा है। दूसरा निकालेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से कितना इनकम आ रहा है। तीसरा निकालेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन से कितना प्रॉफिट और गेंस हो रहा है। कैपिटल गेन से कितना आ रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पाँचों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम से टोटल इनकम निकालने के लिए एक स्टेप खाली करना पड़ता है। ग्रॉस टोटल इनकम से अगर टोटल इनकम निकालना है तो एक स्टेप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अच्छा, नीचे यहाँ खाली छोड़ दिया है इस काम के लिए। बोल रहा है यहाँ पे अगर हम डिडक्शन लेस कर देंगे ना, देखिए यहाँ ये सब आप लोग जानते हैं, सब ट्रेंड है इस सब चीज़ में। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डिडक्शन लेस कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 80C से 80। अगर हम लोग डिडक्शन यहाँ लेस कर देंगे तो मेरे जो ये आएगा टोटल इनकम बोलिए या टोटल टैक्सेबल इनकम बोलिए। नेट, हाँ बोल सकते, नेट इसके बाद नीचे आएगा, कोई दिक्कत है? शुद्ध आए तो टोटल टैक्सेबल इनकम आप इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? तो ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल टैक्सेबल इनकम में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये पांचों हेड का जो इनकम है, पांचों हेड के इनकम को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। चलिए एक करके अगर डिस्क्राइब किया जाए तो पता है सैलरी इनकम के अंदर क्या आएगा। सैलरी इनकम के अंदर आएगा जो हमको सैलरी से इनकम प्राप्त होता है। सैलरी से इनकम कैसे मानेंगे, किस इनकम को सैलरी से इनकम मानेंगे? प्रधानमंत्री को भी सैलरी मिलता है, क्या उनका इनकम जो होगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा? प्रधानमंत्री का इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को जो पैसा मिलता है एज ए सैलरी, वेतन के रूप में, उसको वेतन नहीं माना जाता है। वेतन के लिए नियम है कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा इनकम जहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, यानी मालिक और कर्मचारी का संबंध है, और वहां आपको कुछ भी मिलेगा तो वो सैलरी कहलाएगा। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री का मालिक कौन? अभी मत बोलिए जनता, वो अपने भाषण में भले बोल देते हैं, जनता तो मालिक नहीं है। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब का कोई मालिक नहीं है। अच्छा, किसी का नहीं, ये सब का सैलरी जो होता है इसका मालिक कौन है? मुख्यमंत्री का मालिक प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं, ये राज्य के अपना मुखिया हैं, वो देश के हैं। तो इन लोगों को जो पैसा मिलता है वो उनके अपना निधि, राजस्व निधि होता है, वहाँ से पैसा मिलता है, तो वो उसका कोई मालिक नहीं है। इसलिए इन लोगों का जो इनकम होगा, भले ही इनको सैलरी के रूप में इनकम आ रहा है, लेकिन इनके इनकम के ऊपर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स लगेगा। कहाँ लगेगा? इनकम फ्रॉम अदर। अब राष्ट्रपति को जो मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अब किसी कंपनी के डायरेक्टर मुकेश अंबानी को मिल रहा है, यहाँ पर टैक्स देंगे वो। अब वो सैलरी में देने लगे तो मुकेश अंबानी नौकर हो गए रिलायंस के, जो कि है नहीं भाई, डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर को सैलरी आप दे रहे हैं, दे तो सैलरी रहे हैं, लेकिन इनका वर्ड सैलरी यूज नहीं होना चाहिए। इनके लिए एक अच्छा वर्ड आया है, इसको हम लोग बोलते हैं सैलरी की जगह पर रेमुनरेशन। क्या बोलते हैं? रेमुनरेशन। जो प्रधानमंत्री को भी रेमुनरेशन मिलना चाहिए, इसको मेहनत आना बोलते हैं। मेहनत करने के बदले में जो, इसको पारिश्रमिक बोलते हैं, परिश्रम करने के बदले में जो आपको रिवार्ड मिल रहा है। तो उन लोगों का इनकम जहाँ जो मालिक से नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो खुद मालिक हैं और वो व्यक्ति अपने से इनकम निकाल रहे हैं, तो उसको कहाँ लेके जाएंगे? अदर सोर्सेज। अब एक पार्टनरशिप बिजनेस है, हम पार्टनर भी हैं उस बिज़नेस के और काम भी करते हैं, हमको अपने बिजनेस से कुछ पैसा मिला है, क्या लेबर हैं हम कहाँ टैक्स सैलरी में देंगे या अदर सोर्स में देंगे? अदर सोर्स में देंगे। बात समझ गए? तो जो बिज़नेस का मालिक है वही सैलरी बिजनेस से ले रहा है, तो वो कहाँ जाके टैक्स देगा? अदर सोर्सेज में। और यहाँ कौन देगा? जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन। अब हम किसी स्कूल में पढ़ाएं, अभी सरकार के अंडर में पढ़ाने चले जाएं, तो सरकार हमको दे रही तो मेरे मालिक है और हम नौकर हैं, तो हमारा वहाँ कौन सा इनकम आ जाएगा? सैलरी इनकम। तो सैलरी इनकम के लिए ज़रूरी है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना। कोई दिक्कत है? और एम्प्लॉई, ध्यान दीजिएगा, अगर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है तो आपके एम्प्लॉयर से आपको जो कुछ भी मिलेगा वो सब सैलरी होगा, चाहे कैश में मिले, चाहे गिफ्ट मिले, मतलब कैश और नॉन कैश जितना कुछ मिलेगा सब सैलरी होगा। और दूसरे वाले से मिलेगा उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मालिक से नहीं मिलना चाहिए, सब किसके अंदर आ जाएगा? सैलरी के। उसके बाद आता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो जान रहे हैं कि अगर आप अपने हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर लगाते हैं या उससे सटी हुई ज़मीन को किराए पर लगाते हैं और वहाँ से अगर कोई इनकम जनरेट करते हैं तो वो इनकम कहलाता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अपने हाउस प्रॉपर्टी को, घरेलू संपत्ति को, घर को
या घर से सटे हुए लगे हुए ज़मीन को अगर आप किराए पर लगा के कोई इनकम जनरेट करते हैं तो इनकम किसके अंदर आता है? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। उसके बाद आता है बिजनेस प्रोफेशन, तो सब लोग जान रहे हैं, अगर कोई बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाता है तो बिजनेस के अंदर टैक्स देगा, अगर कोई प्रोफेशनल अपना इनकम जनरेट करता है तो प्रोफेशन के अंदर टैक्स देगा। डॉक्टर किसके अंदर टैक्स देगा? प्रोफेशन के अंदर। हम लोग ट्यूशन अगर पढ़ा रहे कोचिंग तो प्रोफेशनल है। आगे क्या बोला? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है जब कभी हम लोग कैपिटल एसेट्स को बेचते हैं, कैपिटल एसेट का मतलब अस्थायी संपत्ति को बेच के और कोई बेनिफिट कमाते हैं, कोई प्रॉफिट कमाते हैं तो उसके ऊपर हमको टैक्स देना पड़ता है अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हेड में टैक्स देने का मतलब क्या है? कैपिटल एसेट्स को बेच के, जैसे हमारे पास ज़मीन है और ज़मीन को बेच के हम प्रॉफिट कमा लिए, सोना है, सोना को बेच के प्रॉफिट कमा लिए, शेयर्स है, शेयर्स को बेच के प्रॉफिट कमा लिए, ये सब कैपिटल एसेट होता है। उसको बेच के प्रॉफिट कमाएंगे तो कहाँ पे टैक्स देना होगा? कैपिटल गेन में। और जिस इनकम का कोई सोर्स नहीं समझ में आए, पता ही नहीं चले सर ये चारों में से वो जाएगा कहाँ, उसको उठा के डाल दीजिएगा अदर सोर्सेस में। इसका नाम ही अदर सोर्स। जो कुछ भी हो, अब जुआ करके कमाया तो जुआ खेलना क्या सैलरी है? बिजनेस है? नहीं, सरकार उसको बिजनेस के तवज्जो रूप में अभी नहीं देखी है। हाउस प्रॉपर्टी है, नहीं है, कैपिटल गेन है, नहीं है, तो उठा के अदर सोर्सेज में डाल दीजिए। यानी वैसे सारे इनकम को अदर सोर्सेज में डाल देंगे जिसका कोई सोर्स डिफाइंड नहीं हो पाता। अनडिफाइंड सोर्स को हम लोग अदर सोर्सेज में डाल देंगे। और अगर किसी का सोर्स तय हो पाया, पता चल पाया कि किसके अंदर जाएगा, तब हम लोग क्या करते हैं? उसको सर्च करते हैं कि वो किस सोर्स में जाएगा, जिस सोर्स में जाएगा उस हिसाब से उसका टैक्स असेसमेंट करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। अभी आ रहे हैं नीचे। एग्रीकल्चर इनकम कहाँ का? एग्रीकल्चर इनकम का कहानी अलग है। एग्जेम्प्ट होता नहीं, ऐसा नहीं है एग्जेम्प्ट होता है। अब बताइए, एक बात बताइए, एग्रीकल्चर इनकम भारत में अगर कोई कमा रहा है एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके और ज़मीन उसकी अपनी है तब उसका एग्जेम्प्ट होगा। अब रिलायंस फ्रेश खोला है पूरे देश भर में, अब वो क्या किया कि किसी किसान का 6 एकड़ या 600 एकड़ ज़मीन ले लिया, अब वहाँ सब्जी उत्पादन कर रहा है, लीज पर लिया ज़मीन और सब्जी उत्पादन कर रहा है और बोलेगा हमारा एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। उसका कौन सा इनकम है? बिजनेस है ना, उसका बिजनेस में घुस जाएगा। तो ये एग्रीकल्चर इनकम के पहले डिफाइन करना होगा, क्लियर करना होगा कि वो कहाँ से आ रहा है। हाँ, उस किसान का एग्रीकल्चर इनकम होगा, अगर वो लीज दिया ना, लीज का पैसा, तो किसान का एग्रीकल्चर वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होता है इंडिया के अंदर, है ना। क्या? कैपिटल गेन में जाएगा। बेच रहे हैं ना, घर से रेंट आएगा तब हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। चलिए, घर को बेचने के बाद कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन। वही चीज़ यहाँ लिखा है कि अगर टोटल इनकम निकालना है तो क्या होगा? ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन लेस कर देंगे 80C से लेकर 80U तक। और ये आपको पढ़ना है कटौतियाँ, सारे कटौती हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। 80C से 80U तक कौन कौन से डिडक्शंस हैं, किस में क्या डिडक्शन है, डिडक्शन का अमाउंट क्या है, सब पढ़ना हम लोगों को, और ये हम लोग पढ़ेंगे भी। देखिए अब लिखा है ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में क्या डिफरेंस है। ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में क्या डिफरेंस है, आपके पास ये सब है, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत है। ग्रॉस टोटल इनकम में क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ 5 हेड इनकम यही लिखा हुआ भी है, और इसमें 80C से 80U तक का डिडक्शन लेस कर देते हैं। बोलता है सेक्शन 80 की कटौतियाँ, तो ग्रॉस टोटल इनकम में सेक्शन 80 की कटौतियाँ नहीं मिलता है, उसमें मिलता है आय की को पूर्ण करना। ध्यान दीजिए, यहाँ राउंड ऑफ कर देते हैं, यानी इनकम को GTI जब निकालिएगा ना तो 10 के अप्रॉक्स में लिखा जाता है, यानी 10 के राउंड में कर देता है। मतलब जैसे 63 रुपये आए ना तो 60 रुपये लेगा, इसलिए 10 के राउंड ऑफ करता है। यहाँ भी 10 के सन्निकट, सॉरी इसमें ज़रूरत नहीं है राउंड ऑफ करने का, इसमें ज़रूरत है, इसमें राउंड ऑफ किया जाता है। इसमें क्या ज़रूरत है राउंड ऑफ करने का? टैक्स यहाँ ना देना है, तो बोलता है इसमें कोई राउंड ऑफ नहीं कर, 63 रुपये लेगा। यहाँ पे बोलता नहीं, उसको राउंड ऑफ कर देगा 10 के लगभग, क्योंकि 54-58 सरकार थोड़ी लेने वाली। अब बोलता है कि आयकर की गणना, इस पर तो ग्रॉस टोटल इनकम पे तो हम लोग इनकम टैक्स नहीं निकालते। इनकम टैक्स किस पर निकालते हैं? टोटल इनकम के ऊपर। आगे क्या है? दोनों आयों का बराबर। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम बराबर हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। अब जो आदमी टैक्स देने वाला है, कुछ सेविंगें नहीं किया है, ऐसा कोई काम ही नहीं किया जहाँ उसको डिडक्शन मिले, खाली कमाया और खाया, तो कहाँ से मिलेगा? अब ना LIC कराया हो, कुछ करेबे नहीं करेगा तो उसको डिडक्शन कहाँ से मिलेगा? ना हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, ना LIC कराया, ना प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला है, ना लोन लिया है, कुछ नहीं किया, तो कहाँ से डिडक्शन मिलेगा? तो ऐसा हो सकता है कि जो आदमी एकदम स्वतंत्र विचार का होगा कि जब तक ज़िंदगी है तब तक कमाओ और खाओ, उसके बाद बाल बच्चा हमारा क्या होगा, जब तक कमा रहे हैं तब तक ऐसे रहेंगे, नहीं कमाएंगे तो ज़िंदगी जैसे चलेगी, वो कोई सेविंग नहीं किया है, तो उसका हो सकता है कि ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम क्या हो? बराबर हो जाए। कोई दिक्कत है? इसलिए बराबर हो सकता है। और यहाँ कुल
कुल आय सकल कुल आय के बराबर हो सकती है या तो उससे कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। और कुल आय की गणना में होने वाली कटौतियों का ज्ञान, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको नॉलेज नहीं भी है चलेगा, क्योंकि सब तो जोड़ना है। और यहाँ अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिडक्शन आपको लेने हैं। डिडक्शन नहीं पता रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, ज़्यादा टैक्स भर दीजिएगा। ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या डिडक्शन मिलने वाले हैं। अच्छा, कैजुअल इनकम क्या होता है, ये सब जानते हैं। अचानक अगर कोई इनकम, मतलब अनएक्सपेक्टेड इनकम, जिसका एक्सपेक्टेशन आप नहीं किए थे, जिसका उम्मीद भी आपको नहीं था, और अगर अचानक कोई इनकम जनरेट कर लिए तो वैसे इनकम को बोलते हैं कैजुअल इनकम। बताइए, यहाँ से भी बाहर निकले और 500 का नोट मिल गया तो क्या आप सोच के आए थे सुबह सुबह कि आज मेरा किस्मत बहुत अच्छा है 500 मिल जाएगा? नहीं, अनएक्सपेक्टेड इनकम, जिसका एक्सपेक्टेशन आप किए ही नहीं थे, जिसका अनुमान आप लगाए नहीं थे, वैसे इनकम को क्या बोलते हैं, कैजुअल इनकम। अचानक आकस्मिक आए। देखिए क्या क्या है कैजुअल इनकम में, कौन कौन सा आ सकता है। करदाता तो लॉटरी से जीत गया, ठीक है, हर दिन हार रहा था, अचानक वो जीत गया। उसके लॉटरी के माध्यम से घुड़दौड़ से प्राप्त, हॉर्स रेस कराया, जीत गया, उसी का घोड़ा जीता। ताश, वर्ग पहेली, शर्त, जुआ लगाया, जीत गए। ये सब है इनकम, कैजुअल इनकम होगा जिसका। अच्छा, कैजुअल इनकम का टैक्स कौन से हेड में लगेगा, अदर सोर्सेज। कहाँ पे लगेगा, अदर, क्योंकि इसका सोर्स ही डिफाइन नहीं है, सब अदर सोर्स में। और कितना % लगेगा बताइए। हाँ, इसका फिक्स है। इसमें बोलिएगा सर वो 5, 20, 30 सिस्टम से लगेगा क्या, 0 से 2.5 लाख नहीं। बोला कुछ नहीं सर, जितना कमाओगे सीधा 30%। अगर कोई आदमी 10 लाख रुपया कमाया तो बताइए 10 लाख का क्या करेगा वो, 0 से 2.5 नील, वो सब स्लैब नहीं है, इसका फ्लैट रेट है। फ्लैट समझते हैं ना, एकदम फ्लैट रेट है 30%। जैसे डिस्काउंट दुकानदार में मिलता है फ्लैट डिस्काउंट, तो ऐसे फ्लैट डिस्काउंट सीधा फ्लैट रेट है, नहीं सीधा 3 लाख उड़ जाएगा। अब सोचिए कोई KBC में जीता है 5 करोड़, तो ये मत सोचेगा 5 करोड़ मिलता है उसको, 1.5 करोड़ तो उड़ गया। 1 लाख जीतेगा तो भी, 10 रुपये भी जीतेगा तो भी वही 7 रुपये मिलेगा, ठीक है। इसमें फ्लैट कटता है, ये सब इनकम के ऊपर फ्लैट कटता है, इस सब के ऊपर इनकम के ऊपर सरकार डिडक्शन नहीं देती है। अच्छा बताइए, अगर इस सब इनकम के ऊपर डिडक्शन देने लगे तो क्या होगा, तो ये माना जाएगा कि सरकार जुआ खेलने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है, माना जाएगा ना। अब कोई चोर चोरी किया, 5 लाख रुपया कमा लिया और पकड़ा गया टैक्स डिपार्टमेंट में, बोला सर कोई बात नहीं, हम कमा लिए तो दे रहे हैं टैक्स, लेकिन हमारे 5 लाख रुपया कमाने के पीछे कुछ खर्च हुआ था सर। एक गाड़ी बुक करना पड़ा, 2 आदमी रखना पड़ा, ताला तोड़ने का मशीन खरीदना पड़ा, है ना। उसके बाद रिस्क है सर, थोड़ा सा चढ़ाना भी पड़ा, क्योंकि नशा में ही नहीं कर पाएंगे, रिस्क है, डर लगता है। ये सब काम किए सर, इसमें 50,000 का मेरा खर्चा हो गया। तो ऐसा कीजिए, जो 5 लाख हम कमाए हैं उसमें मेरा 50,000 का कटौती करके 4.5 पर टैक्स ले लीजिए। क्या लगता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा ठीक है तुम्हारा खर्चा अलाउड है? बोलता है ये डिस अलाउड एक्सपेंसेज है, हम इसको अलाउ नहीं करते हैं। अगर अलाउ करेंगे तो साफ माना जाएगा कि भारत सरकार ऐसे कामों को प्रमोट कर रही है। भारत सरकार बोल रही है कि ठीक है तुम करते जाओ, खर्चा तुम्हारा अलाउड कर देंगे। ऐसा नहीं है, सरकार बोलती है हम कुछ भी खर्चे को अलाउ नहीं करेंगे, हम 5 लाख ऊपर टैक्स लेंगे, तब ना तुमको दर्द होगा, गलत काम नहीं करना चाहिए। अब जुआ खेलने वाला बोलेगा सर आज हम 3 लाख रुपए जीते तो आप आ गए, और आज से पहले जो हर दिन हार रहे थे उसको तो माइनस कर दीजिए मेरे लॉस को, 3 लाख में जितना हारे हैं उसको माइनस कर दीजिए, जो बचेगा हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है, अलाउड होगा? नहीं। सरकार बोलेगी हारो तो तुम अपना और जीतो तो टैक्स लेंगे, तभी ना दर्द होगा कि हम गलत कर रहे हैं। ये गलत काम के ऊपर है तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा जाएगा, वहाँ सिर्फ क्या लगेगा, फ्लैट। तो 5 करोड़ जीतने वाले को 30% कट जाता है, नहीं 1.5 करोड़ कट जाता है, मिलता है उसको कितना, 3.5 करोड़, सिर्फ 3.5 करोड़ उसके खाते में आता है, 1.5 करोड़ कट जाता है, क्योंकि 5 लाख करोड़ का 30% कितना होता है, 1.5 करोड़। अब आगे बढ़ें, एग्रीकल्चर इनकम, चलिए अभी जो बता रहे थे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक बात हम साफ बता दें कि भारत में अगर कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर इनकम कमाता है, भारत में अगर कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर इनकम कमाता है और ज़मीन उसी का है, तो उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होगा। अब हमारी ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं, तो हमारे लिए एग्जेम्प्ट इनकम होगा, टैक्स नहीं लगेगा। कंडीशन 3 समझेगा, पहला ज़मीन भारत में होनी चाहिए, ज़मीन के मालिक हम खुद होंगे, और तीसरा उस ज़मीन पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होनी चाहिए। एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मतलब है जुताई करेंगे, पौधा लगाएंगे, खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, सब काम करेंगे, तब अगर कोई प्रोडक्ट आता है और उसको बेच के हम कमाते हैं तो वो मेरा एग्रीकल्चर इनकम होगा। अब अचानक अपने आप कोई घास लग गया मेरे ज़मीन पर, अब पता चला उसी घास से झाड़ू बनता है, हमको पता नहीं था कैसे लग गया, और उसी घास से झाड़ू बनता है, और 6 एकड़ ज़मीन मेरी है, ऐसे पड़ा हुआ था, कोई नहीं जानता था। एक कंपनी वाला आया जो झाड़ू बनाता है, बोला भैया हम इस पूरा ले लेंगे। ले लोगे? बोला हमको घास दे दीजिए, हम आपको 3 लाख रुपया देंगे। बोले ले जाओ।
हम लोग तो जैसे ही हम सबको लग रहा था कोई हटा दे तो बढ़िया है, ले जाओ यार काट के। 3 लाख रुपए हमको दे दिया। अब सरकार का आदमी आया तुरंत, वो जैसे गाड़ी आगे बढ़ाया दूसरा आदमी, रुको 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 भैया ये कहाँ से? बोला ये घास बेच के लाए, अपना ज़मीन में घास था उसको बेच दिया हम और पैसा कमाए। बोल दिया शराफत से। बोला अच्छा अच्छा घास तुम लगाया था? बोला नहीं तो अपने लग गया था, तो अपने लगा हुआ था, हम चाह रहे थे कोई हटा दे, ये पागल कंपनी वाला आके हटा दिया। बोले टैक्स दो इसका। बोले कैसे? हम किसान हैं देश के। बोले किसान से मतलब नहीं, तुम किसान हो लेकिन तुम एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं किए हो। तुम अगर जुताई करता, घास लगाता, पानी डालता, तब हम मानते हैं कि तुम्हारे एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। अपने आप उगी हुई घास को बेचने से जो इनकम आता है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो एग्रीकल्चर इनकम मानने के लिए ज़मीन आपकी होनी चाहिए, ज़मीन भारत में होनी चाहिए, और आप उसमें एग्रीकल्चर इनकम एक्टिविटी कर रहे हैं। कोई दिक्कत है? तभी तो यहाँ चलिए। हाँ बोलिए। वो तो फिर कैपिटल गेन में चला जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड में भी ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर लैंड को भी बेच दिए ना तो उसमें भी कैपिटल गेन का अलग कंडीशन है। कैपिटल गेन का जो टैक्स लगता है वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड पर लगता है। एग्रीकल्चर लैंड बहुत सस्ते में बिकता है, तो एक कैपिटल गेन नहीं के बराबर लगेगा, वहाँ चांस बहुत है। क्योंकि जो कैपिटल गेन लगने का है वो बोलता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, नगर निगम से 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई ज़मीन बिक रहा है, नगर निगम के 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई ज़मीन बिक रहा है, तो वहाँ से वो अगर कोई इनकम जनरेट होगा तो वो कैपिटल गेन के अंदर कवर्ड होगा। 10 किलोमीटर रेडियस से मतलब यहाँ सीधा डिस्ट्रिक्ट मोड़ से 10 किलोमीटर जाइए और सर्कल बना दीजिए, और उस एरिया में अगर कोई ज़मीन बिक रहा है, पहला शर्त। और दूसरा शर्त है कि वहाँ की जनसंख्या 6000 से ज़्यादा है लोगों की, या 10,000 लोगों से ज़्यादा है, तो ये माना जाएगा कि वहाँ की ज़मीन को अगर बेचने से कोई इनकम आएगा तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे, उसको हम लोग मानेंगे कैपिटल गेन। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड बहुत सस्ते में बिकता है। क्या? वो तो भैया रजिस्ट्री चार्जेस हैं, वो तो सब लेगा, रजिस्ट्री चार्जेस लेगा, टैक्स अलग से। अभी आप दिल्ली का ज़मीन बेच दीजिए, स्टाम्प शुल्क लेगा, स्टाम्प फी भी लेगा, रजिस्ट्री चार्जेस भी लेगा, और अलग से टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। दिल्ली में कोई बहुत ही रेपुटेड जगह, वहाँ का ज़मीन बेचिए, देखिए कितना महंगा पड़ता है, खरीदना महंगा पड़ जाएगा आपको, रजिस्ट्री कराने में 5-7 लाख रुपये, 10 लाख रुपये लग जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है, कहाँ होना चाहिए? भूमि कहाँ होना चाहिए? भारत में होनी चाहिए। अब बताओ पाकिस्तान से एग्रीकल्चर इनकम आता है, एग्रीकल्चर इनकम रिसीव फ्रॉम पाकिस्तान, टैक्सेबल होगा या टैक्स फ्री होगा? टैक्सेबल होगा। अब कैसे आएगा? तो हमारे यहाँ के गायक हैं जो पाकिस्तान के हैं और भारत का सिटीजनशिप ले लिए, क्या नाम है उनका? नहीं वो तो यहाँ नहीं। अरे मोटे मोटे था, अभी पतला हो गया भाई, पूरा मोटा मोटा था वो गायक, अदनान सानी। तो अदनान सानी पाकिस्तान के, ख़ानदानी पाकिस्तान के, और भारत आए, उनको भारत देश अच्छा लगा तो बोले हम यहीं का सिटीजनशिप ले लेते हैं। तो वहाँ का सिटीजनशिप सरेंडर करके और भारत का सिटीजनशिप ले लिए, तो भारत के नागरिक बन गए। अब पाकिस्तान के हैं नहीं, लेकिन उनकी ज़मीनें तो पाकिस्तान में ही। अब वहाँ से उनका अगर कोई मालिक खेती करता होगा, बट्टेदार, और वो कुछ बेच के इनको पैसा भेज रहा है, तो वो जो पैसा आ रहा है, अब ये बोलेंगे सर ये तो मेरा एग्रीकल्चर इनकम, देखिए मेरा गेहूँ लगता है, चलिए दिखाते हैं हम, तो टैक्स डिपार्टमेंट मानेगा? क्योंकि आउटसाइड ऑफ इंडिया आ रहा है सर, भारत के बाहर से एग्रीकल्चर इनकम आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमको कोई मतलब नहीं, हम टैक्स लगाएंगे। तो बोलता है कि अगर टैक्स फ्री होना है तो ज़मीन कहाँ होना चाहिए? भारत में। भारत में अगर ज़मीन आपकी है, भारत में ज़मीन स्थापित है, तो इस इनकम को हम टैक्स फ्री मान लेंगे, एग्रीकल्चर इनकम मान के। देखिए करके समझ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। अगर वो किसान खड़ी फसल भी बेच रहा तो क्या करेगा? तो भी एग्रीकल्चर इनकम, काट के बेचे या ना बेचे, उससे कोई दिक्कत नहीं। एग्रीकल्चर इनकम के लिए ज़मीन कहाँ होना चाहिए? भारत में। दूसरा एग्रीकल्चर एक्टिविटी होना चाहिए, पता चला एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो फिर फ़ायदा नहीं है। और तीसरा है कि कुछ शर्तों के अंदर कृषि मकान से भी इनकम एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। फार्म हाउस समझते हैं? फार्म हाउस हम लोग बहुत नाम सुने। फार्म हाउस खेत में जाके जहाँ बहुत सारा ज़मीन होता है ना, वहाँ एक छोटा घर बना दिया जाता है। जैसे धोनी का अपना फार्म हाउस है, 20-50 एकड़ ज़मीन ले लिया, एक अपना घर बना दिया और वहीं पे खेती कर रहा है। पंजाब में फार्म हाउस होता है। अब बताइए कोई पिक्चर का शूटिंग करना है तो फिल्म वाला देखा कि बड़ा एकदम पीला पीला सरसों का खेत है, DDLJ, तो भैया इसमें शूटिंग ज़बरदस्त रहेगा। वो क्या किया, किसान को बोला कि ऐसा करते हैं हम, ये फार्म हाउस 1 महीने के लिए हमको दे दीजिए और यहाँ हम पूरा सेट लगाएंगे और फिल्म की शूटिंग करेंगे। किसान दे दिया उसको, फार्म हाउस खेत की ज़मीन है, और वहाँ से उसको कुछ इनकम जनरेट हो गया, तो वो इनकम क्या कहलाएगा? टैक्सेबल नहीं है। टैक्स यहाँ एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर ही आएगा, क्योंकि फार्म हाउस है ना, खेती की ज़मीन है ना, उसको कुछ समय के लिए किराए पर दे दिया, तो वो अलग चीज़ वहाँ पे। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला है कि कोई किराया, अगर कोई किराया जो भारत में स्थित भूमि से आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे। वह भूमि जो कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाई गई है वो यहाँ आएगा, मतलब टैक्स फ्री होगा। ऐसी भूमि से आए जो कृषि क्रिया करने अथवा, अच्छा एक बात बताइए,
हम किसान हैं, मेरे पास ज़मीन है, हमने उस ज़मीन को किसी को दे दिया खेती करने के लिए लीज पर। एक्स के पास ज़मीन है, एक्स ने वाई को दे दिया लीज पर खेती करने के लिए। वाई क्या किया, उसमें सारा टमाटर लगा दिया, सारा काम वाई किया है, हल लगाया चलाया वाई, टमाटर लगाया, टमाटर तोड़ के बेचवाया, ये कमाया। ये कहाँ टैक्स देगा? और ये क्या किया, जब कमाया तो इसको दिया लीज का पैसा, रेंट का पैसा। तो बताए किसके लिए एग्रीकल्चर इनकम है? रेंट का पैसा। वाई का इनकम बिजनेस में जाएगा और एक्स का इनकम कहाँ जाएगा? एग्रीकल्चर में जाएगा, क्योंकि वाई का ज़मीन है क्या? अच्छा ज़मीन नहीं है, कृषि का यहाँ होगा आगे। भूमि का मालिक किसको होना चाहिए? जिसका एग्रीकल्चर इनकम है। तो इसका ना भूमि है, इसका तो है नहीं, तो ये तो बिजनेस कर रहा है कि दूसरा का ज़मीन किराए पर उठाकर धंधा करने का इसका काम है। तो इसका इनकम बिजनेस में जाएगा, इसका इनकम कहाँ जाएगा? एग्रीकल्चर में। ये सब क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाकी इधर आराम से जान सकते हैं। तो 3-4 चीज़ हम लोग जान गए, कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ लिख भी दिया है। फिर नीचे में कृषि भूमि कहाँ होना चाहिए? भारत में। कृषि क्रिया होना चाहिए। अगर कृषि क्रिया नहीं होगा, अचानक कोई प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे, है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, बीड़ी का बंडल क्या मानेंगे? एग्रीकल्चर है। अच्छा, तंबाकू वाला पत्ता तोड़ता है लोग, तो मेहनत नहीं पड़ रहा है, वो घास में कुछ नहीं मेहनत पड़ रहा, तंबाकू पत्ता तोड़ा, उसको बंडल बनाया, तो मेहनत पड़ता है, और इसीलिए वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। कुछ शर्तों के अंतर्गत कृषि भवन से आए, देखिए अभी जो बताएं, फार्म हाउस होता है ना, वो भी एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाता है। अच्छा, क्यों एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा? देखिए यहाँ लिखा है कि ऐसे कृषि भवन यानी फार्म हाउस से प्राप्त आय को भी अग्रलिखित शर्तों के पूरा होने पर कृषि आय माना जाता है, अगर वह फार्म हाउस खेतों के बीच में हो, खेतों से सटा हुआ, तो एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। अब भैया आपके घर के बगल में है और आसपास में खेत आपकी नहीं है, तो फिर हम कैसे मानेंगे एग्रीकल्चर? तब तो मानेंगे का भाड़ा पर दिए हुए। दूसरा क्या है, यह फार्म हाउस कृषक, किसान या किराए प्राप्त करने वाले व्यक्ति के कब्जे में होना चाहिए। जो किसान है या जो किराए ले रहा है उसके कब्जे में है, उसका अपना है, तो वो मानेगा। पता चला हम भी किसी से भाड़े पर लिए हैं, हम भी फार्म हाउस भाड़े पर लिए हैं, और आया फिल्म शूटिंग वाला, अब बोला बात किया, तो हम सोचे हम तो लिए हैं 3 साल के लिए एग्रीमेंट पर, तो हम ही डील कर लेते, मालिक से मिलाते नहीं, हम ही डील कर लिए, हाँ हम ही मालिक हैं, लिख दिए एग्रीमेंट में, जाओ 2 महीना के लिए तुम शूटिंग करो। अब मालिक बोलने आएगा तो बोलेगा हम तुमसे लिए ना 3 साल के लिए, हम कुछ करें ज़मीन पर, तुमको कौन होते हो, तुमको टाइम पर पैसा मिलेगा। तो ये जो बीच वाला व्यक्ति है उसको भी एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे क्या? नहीं, ये अदर सोर्सेज में जाएगा, इसको एजेंट बोलते हैं, कमीशन इनकम है इसका। तो कमीशन इनकम अगर बीच वाले का है या बीच वाला कोई इनकम जनरेट कर रहा है, तो ये अदर सोर्सेज में आएगा। कभी भी गलती से इसमें एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा वही किसान का जो फाइनली सबसे लास्ट में मिल रहा है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। और कृषि आय के आवश्यक लक्षण, ये तो हम लोग अभी पे पढ़ लिए, एक बार फिर पढ़ लिए। कृषि आय प्रत्यक्ष रूप से भूमि से प्राप्त होनी चाहिए, डायरेक्टली हमको लैंड से मिलना चाहिए, ज़मीन से मिलना चाहिए। उसके बाद क्या है, भूमि कहाँ होना चाहिए? भारत में स्थित होनी चाहिए। भूमि खेती के रूप में प्रयोग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पता चला खेती के अलावा किसको कुछ और काम कर रहे हो उस ज़मीन पर, ईंट का भट्ठा लगा रहे हैं, बोलेंगे हम एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं। ईंट का भट्ठा एग्रीकल्चर इनकम है, बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम। भूमि में हित, हित मतलब है कि भूमि मालिक का अपना होना चाहिए, हित मतलब उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका हक होना चाहिए। तो भूमि में हित का मतलब है जिस आदमी का एग्रीकल्चर इनकम दिखाया जा रहा है, भूमि उसका अपना होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। भूमि के साथ मात्र कुछ संबंध होना ही कृषि आय के लिए पर्याप्त नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब पता चला ज़मीन का 25 एकड़ है, उसमें से पता चला 3 कट्ठा मेरा है, अब पूरा 25 एकड़ को हम एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हैं, माना जाएगा? बोला थोड़ा सा हिस्सा रहेगा तो तुम पूरा एग्रीकल्चर दिखा दोगे? नहीं भैया, ये संभव नहीं है। उसके नीचे क्या है, नर्सरी से संबंधित आय भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। अगर कोई नर्सरी से संबंधित आय करता है तो वो भी यहाँ पे जाएगा, और उसी को नीचे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम सिर्फ इसको स्क्रॉल कर देते हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपके लिए आसान पड़ेगा। उसी को डिस्क्राइब कर दिया, हालांकि 2 ही है। अब बोलता है काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ये भी हम लोग जान रहे हैं। भूमि से प्राप्त किराए लगान, ये भी एग्रीकल्चर इनकम है। किसी भूमि पर खेती करने से प्राप्त आय, ये हम लोग पहले देख चुके हैं, सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। फार्म हाउस का इनकम, देखिए ये सब नॉन एग्रीकल्चर है, इसको एग्रीकल्चर नहीं मानेंगे। अब मुर्गी पालन करोगे और बोलेगा हम खेती से कमाते हैं, गलत बात है ना।
तो ये सब बोल रहा है नॉन एग्रीकल्चर, मुर्गी पालन, मछली पालन, खानों की रॉयल्टी, मतलब आप माइनिंग को दे दिए, ज़मीन के जैसे कुछ करें। मक्खन पनीर बेचोगे भैया दूध का, और बोलोगे हम एग्रीकल्चर किसान हैं, तो आप किसान नहीं हैं, ठीक है। हाँ, समुद्री जल में से भूमि में पानी भर के, मतलब कहीं से पानी भर दिए, गड्ढा कर दिया, मछली पालन कर रहे हैं, हम बोले हम किसान हैं, किसान आप नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं। अच्छा, समुद्री जल से नमक उत्पादन करना, ये भी, और साहूकार महाजन द्वारा कृषि उपज के रूप में प्राप्त ब्याज, ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता। ये कब होता था? ये पुराने ज़माने में, कि भैया पैसा हम दिए हैं, जैसे खेती करने के लिए पैसा हम दिए, तो फिर क्या करते थे कि पैसा हम देते हैं, तुम लगाओ, और तुमसे फिर हम ले लें, धाने ले लेंगे हम तुमसे, बढ़िया धान रहेगा, धान हम ले लेंगे। तो पैसा हम लगाते थे, किसान मेहनत करता था, धान उत्पादन करता था, फिर हम जितना पैसा लगाएं धान उतना ले लेते थे, बाकी बेचारे पास, किसान के पास खाने भर बच जाता था। तो मेहनत करता था कि खाने भर तो बच जा रहा है, पैसा तो किसी और का लग रहा है। तो वैसे में अगर कोई व्यक्ति लेकर बेच रहा है तो वो इनकम एग्रीकल्चर नहीं माना जाएगा। अंशतः कृषि आय, कुछ जगह पे पार्टली एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, तो देख लीजिए कहाँ पे माना है। खास करके गन्ना, चीनी बनाने में, या तो ये आप देख रहे हैं चाय बनाने में, चाय पत्ती में भी 60 और 40 का रेशियो है कि कुछ इनकम को एग्रीकल्चर मानेंगे, कुछ इनकम को एग्रीकल्चर नहीं मानेंगे। जैसे बताइए गन्ना से चीनी बनाने का काम, तो एक कंपनी तीनों काम कर रही है, गन्ना भी उत्पादन करती है और उसको चीनी भी बनाती है और बेच देती है, तो क्या माना जाएगा? बोलता है कुछ इनकम हम लोग माने, हाँ कुछ इनकम को मानेंगे कि तुम्हारा एग्रीकल्चर है, कुछ इनकम को मानेंगे कि तुम्हारा बिजनेस है भैया, इसलिए वहाँ बिजनेस इनकम मानेंगे। हम लोग आज यहीं तक रहेंगे, आज हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।